हेलो बच्चे, क्या हाल चाल है आप सबके। वेलकम टू प्राइम कॉमर्स हब। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रिंसिपल्स की सेकंड पार्ट। और सबसे पहले हमारे पास आएगा इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब इनके ऊपर आपने अच्छा टाइम लगाना है, बड़े ध्यान से समझना है इनको। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटे? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट it has been assumed that business will go on forever or for a long period of time। जब भी हम बेटे कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम कभी भी ये सोच के नहीं स्टार्ट करते कि हम इस बिजनेस को 1 साल के लिए शुरू कर रहे हैं, या हम इस बिजनेस को 2 साल के लिए शुरू कर रहे हैं, या हम इस बिजनेस को 3 साल के लिए शुरू कर रहे हैं। हमेशा जब भी बिजनेस किया जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, यानी कि फॉर एवर चलता रहेगा। आपने स्टार्ट किया, आने वाले टाइम में आपसे नेक्स्ट जनरेशन संभालेगी, उससे नेक्स्ट जनरेशन संभालेगी। इट मे गो ऑन फॉर एवर। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि बिजनेस आपने 1 या 2 साल के बाद बंद कर देना है, ठीक है? तो ये बात कभी नहीं सोची जाती, इसलिए हम इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इसी के ऊपर अकाउंटिंग चल रही होती है हमारी, ठीक है? अब मीनिंग देखो। As per this concept, it is assumed that business will continue to exist for a long period in future. Long period in future. The transactions are recorded on the assumption that it is a continuing enterprise. कि एक continuing enterprise है, ये बहुत साल तक चलता रहेगा। इसी के बेसिस के ऊपर हम सारी की सारी एंट्रीज को करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल समझो। सपोज करो आपने एक मशीन खरीदी, परचेज मशीन फॉर ₹10 लाख, ठीक है? और इसकी लाइफ जो है 10 ईयर्स है। इसकी जो लाइफ है दैट इज 10 ईयर्स। आपने मशीन को भी खरीद लिया और हम मान के क्या चल रहे हैं, 10 लाख में मशीन परचेज करी और इसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है। तो हम क्या करते हैं, इसकी अमाउंट को 10 ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं। हम ये तो कह देते हैं कि खर्चा तो हमने कर दिया अभी, ठीक है, लेकिन इसकी लाइफ 10 साल है, तो हर साल हमारे लिए इसका 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस काउंट होगा कॉन्टिन्यूसली 10 ईयर्स तक। हम इसकी कॉस्ट को 10 साल में डिवाइड कर देंगे। अब 10 साल में डिवाइड कर देंगे, इसका मतलब हम क्या सोच के चल रहे हैं, कम से कम बिजनेस जो है वो 10 साल तक चलेगा, ठीक है? तभी तो सोच सकते हैं। अगर बिजनेस 10 साल तक नहीं चल रहा है तो हाउ इट इज पॉसिबल कि हम उसके अमाउंट को, उसकी लाइफ को स्प्रेड कर दें ऐसे। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को आपने फॉलो करना ही करना है। अब आते हैं जी, हम ये जो 10 साल में डिवाइड करेंगे ना, इसको 10 लाख रुपए को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 लाख रुपए, इसको बोलेंगे डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मीनिंग मैं बता चुका हूं। डेप्रिशिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। इसकी वैल्यू हर साल 1-1 लाख रुपए कम होती जाए। अब आते हैं इसमें, देखो इसके बेस पे क्या क्या होता है। फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज। जिस साल में आपने मशीन को खरीदा है उस साल में 10 के 10 लाख रुपए को खर्चा नहीं मानते हम कि एक ही साल में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। द क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट्स। एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। वो एसेट जो कई सालों तक चलती जाएगी उसको फिक्स्ड बोलते हैं, जो 1 साल में खत्म हो जाएगी उसको करंट बोलते हैं। इसी के बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को भी डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में। यानी लायबिलिटी को भी हम क्या कर देते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जैसे देखो, आपने सपोज क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन ले लिया आपने 15 लाख रुपए का फॉर 20 ईयर्स।
इस पैसे को आप 20 साल में वापस करोगे। ठीक है बेटे, तो ये क्या बन गया आपके लिए, नॉन करंट लायबिलिटी, बहुत टाइम तक चलेगा। आपने किसी से 5 लाख रुपए की गुड्स खरीदी, गुड्स ऑन क्रेडिट, 5 लाख रुपीस की गुड्स खरीदी उधार में, तो ये जो गुड्स हैं इसके पैसे सपोज आपने देने हैं 6 मंथ्स में, तो ये बन जाएगा आपके लिए करंट लायबिलिटी। अब ये डिवीजन किसके बेसिस पे हो रहा है, ये डिवीजन इसी बेसिस पे हो रहा है कि हम अपने बिजनेस को बहुत टाइम तक चलाएंगे, उसमें कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो 20-20 साल में चल रही हैं, कोई 15 साल में चल रही है, कोई 10 साल में चल रही है, कोई 6 महीने तक चल रही है, तो हम उसको ऐसे डिवाइड कर पाते हैं क्योंकि हमने फॉलो करना है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब आते हैं बेटे इसके बाद नेक्स्ट पे, नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंट वर्ड अपने आप ही क्लियर कर रहा है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हम जो भी मेथड फॉलो कर रहे हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, कंसिस्टेंटली हमने उसी मेथड को फॉलो करना है। वी शुड नॉट चेंज दैट मेथड अगेन एंड अगेन, हमने उस मेथड को बार बार चेंज नहीं करना, हमने सेम मेथड को फॉलो करते चलना है। देखो कैसे, पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट सेम फ्रॉम 1 ईयर टू द अदर। एक साल के बाद दूसरा साल, दूसरे साल के बाद तीसरा साल, आपने मेथड एक ही रखना है, आपने अकाउंटिंग के मेथड को चेंज करना ही नहीं है फ्रॉम 1 ईयर टू द अनदर। इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है इट enables द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब अभी आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, सर तो कह रहे हैं यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, एक जैसे रूल ही लगेंगे, तो आप अभी यहाँ कैसे कह रहे हो कि जो भी मेथड फॉलो करना है उसी को आप लेके चलोगे। उसके पीछे बेटे रीजन ये होता है कि कई बार हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के अकाउंट्स में ही कई मेथड बनाए हुए हैं, अब आप उसमें से किसी एक मेथड को फॉलो करोगे तो वही मेथड फॉलो करना है, आपने उसको चेंज नहीं करना। मैं ये कहना चाह रहा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब इसके एग्जांपल पे आते हैं, देखो फर्म कैन चूज एनी मेथड टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, फिर से बता दूं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जब फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती है उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन के बेटे हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये एग्जांपल के लिए 2 मेथड ले लिए, वैसे तो इसके 8 मेथड है। अब आप क्या करोगे, अगर एक मेथड फॉलो करोगे या दूसरा मेथड फॉलो करोगे, जो भी फॉलो करना है उसको फॉलो कर लो, नो प्रॉब्लम, बट लगातार उसी को फॉलो करना है। ऐसे नहीं करना कि पहली बार आप एक मेथड को फॉलो कर लो और दूसरी बार दूसरे मेथड को फॉलो कर लो, थर्ड ईयर में थर्ड मेथड को फॉलो कर लो, आपने ऐसे नहीं करना। जो मेथड एक बार पकड़ लिया उसी को पढ़ के चलना है, उसी पे अकाउंटिंग चलानी है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसका फायदा क्या है जी, उस पे आते हैं। दिस कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बेस्ट अंडरस्टैंडिंग देता है ये, क्यों, क्योंकि आप एक ही चीज के ऊपर चल रहे हो, एक ही ट्रैक पे चल रहे हो। उससे बेनिफिट ये होता है आप इसको कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी शुड नॉट बी टेकन टू मीन इट डज नॉट अलाउ ए फर्म टू चेंज द मेथड। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं आप मेथड चेंज नहीं कर सकते, आप मेथड चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आप मेथड चेंज करोगे तो पहली बात तो आप बताओगे कि जी हमने मेथड चेंज कर दिया है, और जिस मेथड को अब आपने चेंज किया है फिर आप लगातार उसी मेथड को फॉलो करोगे। ये नहीं है आप हर साल कह दोगे जी इस साल हम ये मेथड लगा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में ये लगा रहे हैं, उससे नेक्स्ट ईयर में ये लगा रहे हैं, ये नहीं आप कर सकते। चेंज कर लो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो चेंज कर रहा है उसको फिर कंटिन्यूसली फॉलो करो। ठीक है, इसको बोलते हैं जी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब आते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, इंपॉर्टेंट तो ये सारे ही हैं। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, गोइंग कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से एक्रूवल। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बेटे, जैसे ही आपने कोई ट्रांजैक्शन कर दी ना, ठीक है, तो आप मान के चलो कि आपने उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि वो आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। देखो अभी दिखाता हूं आपको, एग्जांपल से समझाऊंगा। A transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when the settlement takes place। पहले यहां तक समझते हैं। कहता है जी, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर लेना आपने जैसे ही वो ट्रांजैक्शन होती है, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज टेक प्लेस। नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज टेक प्लेस कैसे समझो? आपने ₹10,000 की गुड्स को सोल्ड इन ₹12,000 ऑन क्रेडिट टू राम। आपने राम को 10,000 की गुड्स 12,000 में बेच दी और वो भी क्रेडिट पे। अब ये बताओ, क्या हमें यहां पे कैश आ रहा है? हमारे पास कैश नहीं आ रहा जी, कोई सेटलमेंट नहीं हो रही। वो हमसे गुड्स लेके चला गया, 10,000 की गुड्स 12,000 में ले गया, तो और हमें 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दिया तो उसने कुछ भी नहीं, एंट्री तो क्रेडिट की है। तो हमारे को बेटे एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है जी, हमने इसको रिकॉर्ड करना है। हमने इसको रिकॉर्ड करना है चाहे हमें पैसे मिले हैं चाहे हमें पैसे नहीं मिले। हमने सेटलमेंट की वेट नहीं करनी, हमने ये कह देना है कि गुड्स में से हमारे पास 10,000 की गुड्स चली गई और प्रॉफिट के हिसाब से हमें 2,000 का प्रॉफिट हो गया और राम से हमने लेने हैं 12,000 रुपए। हमने इसको रिकॉर्ड करना है, हमने ये नहीं देखना कि कब राम पैसे देगा और तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं है। इसी को बोलते हैं एक्रूवल कंसेप्ट। अब दोबारा से देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल assumption it is a transaction is recorded in the books of accounts when it is entered into। जैसे ही एंटर होती है, सेटलमेंट की वेट नहीं करनी। कहते 10 revenue is recognized when it is realized and when the sale is complete or services are rendered। जैसे आपने सामान बेच दिया, सर्विसेज दे दी, आपने रिकॉर्ड कर लेना है। इट इज इमैटीरियल, कहता है ये इमैटीरियल है, आपको कैश रिसीव हुआ है या नहीं। इसी तरह से सेम हम एक्सपेंसेस पे भी करते हैं कि जैसे ही आपने किसी को बेनिफिट लिया किसी से, आपने उस एक्सपेंस को नोट कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। ये चीज मैटरलेस है कि वो एक्सपेंस आपने अभी तक पे करा है या पे नहीं करा। आप देखो यहां पे एग्जांपल दे रखा है, देखो इधर, राम परचेज कंप्यूटर्स ऑन 1 जनवरी 2019 5 लाख के कंप्यूटर परचेज करे, जिनकी पेमेंट कब होगी? 15 अप्रैल को पेमेंट करनी है। नाउ द लायबिलिटी इज क्रिएटेड। आपने राम से 5 लाख रुपए के कंप्यूटर खरीद लिए 1 जनवरी को, जिनकी पेमेंट करनी है 15 अप्रैल को। कहता कोई फर्क नहीं पड़ता पेमेंट कब करनी है, आपने कब खरीदे? 1 जनवरी को, तो आपने 1 जनवरी को ही इसे क्या कर लेना है? रिकॉर्ड कर देना है। 15 अप्रैल को पेमेंट होती रहेगी, बाद में रिकॉर्डिंग 1 जनवरी से ही शुरू हो जाएगी। आपने नहीं देखना कि आप उसे पेमेंट अभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे यहां पे था, हम नहीं देख रहे कि हमारे पास पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन हमने रिकॉर्ड कर देना है। इसको बोलते हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट। इट रिकॉग्नाइजेस एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिलेटिंग टू इट एंड एंटर्ड इनटू। जैसे ही ट्रांजैक्शन होती है वैसे ही एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सबका पता लग जाता है।
नंबर 2, प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अर्नड। हम मान के चलते हैं जी प्रॉफिट कमा लिया, पैसे अभी आए हैं या नहीं आए, इट इज इमैटेरियल। एक्सपेंसेस आर रिकग्नाइज्ड एज इनकर्ड। जैसे ही आपने काम करवाया किसी से, एक्सपेंस बन गया। पेमेंट बेशक आप बाद में करते रहो, कोई फर्क नहीं है इस बात से। सो बेटे ये हो गया आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो 3 मैंने आपके साथ मेजर कॉन्सेप्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट डिस्कस, ठीक है।